Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm back with Drama Club. शाजी आज मुझे ज्वाइन नहीं कर सकेंगी ड्यू टू समथिंग शी इज़ नॉट एबल टू ज्वाइन मी, लेकिन आई एम मिसिंग यू शाजिया. एंड अकेले ड्रामा कब करना हमेशा बड़ा मुश्किल होता है. आपको डर लगता है कि आप कोई पॉइंट ना भूल जाएं और एक डिस्कशन जो हो रही होती है वो मिसिंग होती है. बट कभी कभार ये करना पड़ता है. आज ये मेरे ऊपर आ गई है. यूजुअली मैं भाग जाती हूँ और शाजिया को बोलती हूँ शाजिया तुम अकेले कर लो, लेकिन आज ये मेरे ऊपर चीज़ आ गई है. बट खैर चलें, आई होप मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूँगी और आपको ड्रामा का मेरे साथ अकेला अच्छा ही लगेगा. हमारे पास जो ड्रामे हैं वो है गैर, दुनियापुर, मेरी तन्हाई, ए इश्क जुनून, बिस्मिल, शार्क टैंक. शार्क टैंक इज़ नॉट द ड्रामा बट वो आता है एंड वी यूजुअली स्लाइटली कवर इट. जफ़ा की लास्ट एपिसोड हम पिछली बार नहीं कर सके थे एंड आई थॉट कि मैं इस बार करूँगी. फिर मुझे लगा नहीं, जफ़ा हम बहुत अरसे से करते आ रहे हैं. मे बी बिस्मिल भी हम दोबारा, शाजिया जब मुझे मंडे को ज्वाइन करेंगी तो हम शायद बिस्मिल और जफ़ा को एक दफ़ा फिर टच कर लें. सो आई डिडंट वांट टू डू जफ़ा अलोन क्योंकि शाजिया मेरे साथ करती आ रही हैं. तो जफ़ा मैंने रखा है. इंशाल्लाह जो हमारा अगले हफ्ते का ड्रामा कब आएगा जो ट्यूसडे को आता है उसमें हम जफ़ा की लास्ट एपिसोड को ज़रूर डिस्कस करेंगे. सो शुड आई टॉक इधर उधर की बातें, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आ रही इधर उधर की बातें क्या करें. खैर सर्दी बहुत ज़्यादा है और आई थिंक आई एम रियली इन्जॉइंग द विंटर्स. और नेटफ्लिक्स के ड्रामे और फिल्में भरपूर अंदाज में मैं देख रही हूँ. आई डोंट नो यू गाइज वॉच क्रिसमस की मूवीज़ और नॉट. आई वॉच दैम. समटाइम्स दे आर सो लेम एंड नॉट रियली हैव मच स्टोरी इन इट. बट आई थिंक वो बड़ी अच्छा एक तरीका होता है कि ये जो मौसम है सर्दी का, जब आप बिल्कुल स्लो चल रहे होते हैं तो उसमें आप बस बैठें, कॉफ़ी हो या हॉट चॉकलेट हो, आपके मज़े के नट्स हों और आप वो देखते रहें. आई एम वॉचिंग द कोरियन शो व्हेन द फोन रिंग्स. इट्स गोइंग रियली रियली स्ट्रॉन्ग और बड़ा मज़ा आ रहा है उसको देख के. अदरवाइज़ पाकिस्तानी ड्रामों में इस बार अजान समी खान के 2 नए ड्रामे इस हफ्ते शुरू हुए, जिसमें से एक को हम कवर करेंगे, मेरी तन्हाई. दूसरा जो ए दिल है, आई थिंक उसका नाम वो मैं नहीं देख सकी, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम उसको भी करेंगे. मीम से मोहब्बत का मुझे लगता है टाइम चेंज हो गया है. इट यूज़ टू कम ऑन थर्सडे, लेकिन कल वेडनेसडे को मैंने देखा. लेकिन क्योंकि वो भी हम मंडे को करते हैं सो आई एम नॉट टचिंग टू मैनी थिंग्स, आई एम नॉट चेंजिंग टू मैनी थिंग्स. लेकिन अगर मीम से मोहब्बत वेडनेसडे को आना शुरू हो गया है तो हम उसको फिर थर्सडे को कर लिया करेंगे. ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ड्रामा विच इज़ गैर. गैर की 2 एपिसोड्स आई. गैर के बारे में मैं यही कहती हूँ कि गैर जब भी आप समझ रहे होते हैं कि कोई बड़ी एक्सपेक्टेड चीज़ होगी, वो कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ कर देता है. गैर मुझे अच्छा लगा कि गैर में उन्होंने दिखाया कि शिफा जो है वो गुस्से में जाती है और सालिस के माँ बाप के साथ बदतमीज़ी कर देती है. तो वहाँ पे वो एंगल या वो एक चीज़ जो सालिस इतने अरसे से नहीं देख पा रहा था, उसको नहीं समझ आ रही थी कि शिफा में क्या, मतलब आई थिंक उसको अनकॉन्शियसली पता भी था तो वो पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा था. अब उसके सामने जब शिफा ने इतनी बदतमीज़ी से उसके पेरेंट्स से बात की एंड शी वाज वेरी रूड यू नो, और उसने अपने आप को बरतरी दी और वो ना इस बात को समझ ही नहीं रही थी कि कितना डेलिकेट मामला है कि वो वफ़ा को एकदम से डाइवोर्स दे के शिफा का रिश्ता ले जाए. जो माँ समझा रही है सालिस को, सब समझा रहे हैं और सब कह भी रहे हैं, और शिफा इज़ नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड इट ऑल इन हर यू नो इन हर जनून. तो वो चीज़ जो है वो आई थिंक सालिस को अब समझ आई और थैंक गॉड सालिस ने डिसीजन ले लिया कि बस अब ख़त्म. वो जो हम वेट कर रहे थे, हमारा सब्र ख़त्म हो रहा था, वो चीज़ हो गई. आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि माँ ने कहा सालिस से कि भाई अब जो तुमने करना है वो तुम करो. सालिस को पता है कि वफ़ा ऐसे तो नहीं मानेगी और वफ़ा के बारे में सोच रहा है. उसने एडमिट कर लिया है कि मुझे वफ़ा पसंद है, बट ही नोज़ कि इतना कुछ ख़राब हो गया है और वफ़ा की सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी होगी और अब तो वफ़ा के साथ उसके घर वाले भी हैं, उसके फादर भी हैं, तो वफ़ा तो ऐसे नहीं मानेगी. लेकिन वो उसकी माँ की बात नहीं डालती, वो पुप्पो की बात नहीं डालती. लेकिन पुप्पो ने कहा, सालिस की माँ ने कहा कि नहीं, ये चीज़ तुम्हें खुद करनी पड़ेगी. एंड आई थिंक सालिस नीड्स टू गो एंड डू इट ऑन इट्स ओन. ही नीड्स टू रियलाइज़ what went wrong, what he did wrong, और जाके खुद वफ़ा को मनाए ताकि वफ़ा को पता हो. सी अगर वफ़ा के पास वो अभी जाएगा तो वफ़ा सोच सकती है कि ये फिर माँ के दबाव में आए. माँ के साथ जाएगा तो यही बात उसके जहन में आएगी. लेकिन जब सालिस खुद जाएगा और अपना केस खुद लड़ेगा तो फिर वफ़ा को समझ आएगी कि हाँ, ही इज़ रियली सीरियस अबाउट मी. द क्वेश्चन इज़ शुड वफ़ा टेक हिम बैक और नॉट. आई एम वेरी डबल माइंडेड. जितना कुछ सालिस ने अभी तक किया है, ऑल्दो वी डू डीप डाउन वी डू वांट अ हैप्पी एंडिंग, लेकिन शायद वफ़ा को नहीं वापस सालिस को लेना चाहिए. क्योंकि ड्रामे ने एक चीज़ मुझे लगता है गलत कर दी, वो ये कि उसकी ग्रोथ दिखाई ही नहीं है. यू नो कहीं भी बीच में इतनी दफ़ा नहीं दिखाया जहाँ पे हमें लगता है कि ओ सालिस के पास वापस आने के लिए कोई जगह है. आपने सारे दरवाजे बंद रखे, उसको इतना वन वे फोकस दिखाया ऑन शिफा कि वो अब जब वापस आने की कोशिश कर रहा है तो मुझे लगता है ये प्रिंसिपली गलत है बहुत सी चीज़ों पे. कि एक लड़की को हम कह रहे हैं
और बहुत सी लड़कियों को ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई तुम लगी रहो लगी रहो लगी रहो, तुम जो हो ना अपनी वफ़ादारी प्रूफ करती रहो, जब तक दूसरी लड़की बुरी ना हो जाए तुम्हारी वफ़ादारी सामने नहीं आएगी। नहीं, तुम्हारी वफ़ादारी, तुम्हारी वफ़ा, तुम्हारी सारी जो खुलूस है या तुम्हारी पोजीशन शुड बी देयर इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द अदर गर्ल इज़ डूइंग। तो मुझे लगता है ये मैसेज बहुत ट्विस्टेड है, एंड इवन दो डीप डाउन आई डू वांट सालिस एंड वफ़ा टू बी टुगेदर, आई डोंट थिंक दे शुड बी टुगेदर, एंड सालिस नीड्स टाइम। या फिर ये करें कि टाइम लैप्स दिखाएं, सालिस का भी दिखाएं ग्रोथ, और वफ़ा भी पढ़े, अपने आप को थोड़ा इस्टेब्लिश करें, एंड देन मे बी दे रिकन्सिडर गेटिंग बैक टुगेदर। बट एज ऑफ नाउ बट होगा तो यही दोनों का वो हो जाएगा। एक और चीज़ अच्छी थी कि सो लूज़ एंड्स जो हैं वो रैप अप हो रहे हैं कि शिफा का रिश्ता आ गया है, जो सुतेली माँ है वफ़ा की, वो जो है वो उसके साथ प्यार से बात करती है, वो अच्छा था, वो उसके सर पे हाथ फेरती है, तो आई थिंक वो भी उन्होंने साइलेंटली विदाउट द माँ सेइंग सॉरी उन्होंने ये चीज़ करा ली, वो अच्छा था। दादा दादी भी जो हैं वो भी बात कर रहे हैं, तो वो सब भी अच्छा हो रहा है। फुप्पो का तो आपने दिखा दिया, वो चली गई है, लेकिन आगे क्या होगा आई डू वांट टू नो। शिफा की सज़ा क्या होगी आई डू वांट टू नो, वो मुझे नहीं समझ आ रही कि, और मैं सोच भी रही हूँ शिफा के साथ ऐसा क्या हो कि हम सबको सुकून मिले, कि हम सब खुश हो कि देखा शी डिज़र्व दैट, एंड मे बी शायद थोड़ा सा शिफा का भी हमें रिडेम्पशन या टर्न बैक दिखा सकते थे, कि शिफा को भी एक लेसन लर्न होता कि मैं गलत थी, लेकिन शिफा भी वो टॉक्सिक कैरेक्टर दिखाया गया जिसके पास वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। और इतनी वो तेज़ है, चला के जब उसकी बेइज्जती हुई और जब सालिस ने बोल दिया कि मैं तुम्हें छोड़ा, वापस आई और उसने पूरी स्टोरी को अपने ऊपर कर लिया कि मैं सालिस को छोड़ के आई हूँ, और तब भी वफ़ा को सुना रही है कि तुम मेरा झूठा ले लो और मेरी उतरन ले लो, एंड पता नहीं क्या क्या, यू नो। सो I know that negative characters are important and then they make us feel for the positive or characters of the hero heroines, but I do feel कि sometimes it's also good to show कि लोग गलतियाँ करते हैं, लोग jealousy में या hatred में कुछ बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, लेकिन फिर उनके पास एक redemption का ऑप्शन भी होना चाहिए, जो मुझे लगता है शिफा के पास यहाँ होना चाहिए था, जो हमें नहीं नज़र आया। दूसरे साहब जो हैं दिल हुसैन का कैरेक्टर मुझे याद नहीं आ रहा, फरजाद, येस, आई रियली लाइक द सीन जो फरजाद और वफ़ा के दरमियान था। आई थिंक वफ़ा ने ऐसी उसको सुनाई नहीं डिज़र्व इट, वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी। जब वफ़ा ने कहा मुझे लगता था कि तुम तो नज़र ही नहीं मिला सकोगी, और वो सही कह रही थी कि उसमें इतनी हिम्मत है कि वो उससे नज़र मिला के उससे बात भी कर रहा है, तुम्हें तो इतना शर्मिंदा होना चाहिए, बिकॉज ऑफ यू 2 लोगों की ज़िंदगियाँ, 3 लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई तुम्हारे इस ओवर प्रोटेक्टिवनेस ने, और तुम्हारे जो दिमाग का वो जो खलल है उसने तुम्हारी बहन की ज़िंदगी भी ख़राब की, उसको वो करने पे मजबूर किया शायद जो वो नॉर्मल हालात में नहीं करती, और वफ़ा की ज़िंदगी तो ख़राब की ही की। आई थॉट दैट वाज अ गुड सीन। उसके अलावा वो जो पूरा उनका ऑफिस में उस लड़की के साथ, मिस हैदर के साथ चल रहा है, वो मुझे नहीं समझ आ रही। ज़रूरी नहीं है कि फ़रजाद की भी हैप्पी एंडिंग हो, ज़रूरी नहीं है फ़रजाद को भी मोहब्बत मिले। ये फ़रजाद का जर्नी है जहाँ पे आई वुड लाइक टू सी फ़रजाद चेंजिंग एज अ मैन, थिंकिंग दैट ही ट्रस्ट हिज सिस्टर एंड गिव्स हर द कॉन्फिडेंस टू गो एंड डू थिंग्स। लेकिन हमने फ़रजाद की उस साइड पे कोई जर्नी, कोई ग्रोथ नहीं देखी। फ़रजाद बस दुख में है, सैड है, लेकिन फ़रजाद को ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था फॉर फ़रजाद, फॉर ऑल द ब्रदर्स हु आर लाइक फ़रजाद, कि आप अपनी बहनों के साथ इतनी ओपन कम्युनिकेशन रखें कि वो कोई गलत कदम नहीं रखें। अब आपके स्ट्रिक्टनेस की वजह से उसने गलत कदम लिया जिसका खमियाजा उसको भी और आसपास के सब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो मैं इंस्टेड ऑफ हैविंग अ हैप्पी एंडिंग विद मिस हैदर, जो लग रहा है कि होगी और जिसका सर पैर मुझे नहीं समझ आ रही, आई वुड हैव लाइक टू सी दिस ग्रोथ इन फरजाद्स कैरेक्टर। दैट इज़ ऑल। वी कैन मूव टू नेक्स्ट ड्रामा विच इज़ दुनियापुर। ज़बरदस्त जा रहा है भाई, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम रियली लाइकिंग दुनियापुर। जो है इस बार की एपिसोड तो बहुत मज़े की थी, एंड अ बिग शाउट आउट टू खुशहाल फॉर गिविंग सच अ ग्रेट परफॉर्मेंस। वो जो लास्ट सीन था जहाँ पे शाहमीर अपने बाप से बात करता है, नौरोज़ आदम से, वो बहुत बहुत ज़बरदस्त सीन था, और उधर खुशहाल के एक्सप्रेशंस इतने ज़बरदस्त थे दैट यू वर फीलिंग फॉर दिस गाय जिसको बिट्रेयल फेस करनी पड़ी है, जिसको पछतावा है, जिसने मोहब्बत में इतना बड़ा कदम उठाया जब उसको सब समझा रहे थे। हाउ डू यू लिव विद इट, हाउ डू यू लिव विद द गिल्ट, विद द पछतावा, विद द रिग्रेट्स एंड विद व्हाट्स अबाउट टू कम इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब किसाई का जो बेटा था वो उसके साथ उसकी एक कनेक्शन था, इवन दो ही डिडंट एग्री विद इट, वो भी मर गया, और उसका बाप अब उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि बाप की इज्जत कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, हो सकता है बाप की जान भी चली जाए। और नौरोज़ आदम को पता है। अच्छा, जब ड्रामा स्टार्ट हुआ तो शुरू में उन्होंने दिखाया था ना कि
शामिर जो है किसी की कब्र पे वो फेंक रहा है मिट्टी, और मुझे एक मिनट के लिए लगा कि ओहो क्या नौरोज़ आदम को वो मार देगा, हम इसी में देखेंगे, और मेरे दिल को कुछ हुआ, बिकॉज इवन इफ़ आई डोंट एग्री विद नौरोज़ आदम ऑल द टाइम, आई डोंट वांट टू सी हिम डाइंग, यू नो, तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ, लेकिन खैर अभी उस पॉइंट पे नहीं लेकर आए। अना का जो एक्शन है, नाउ कमिंग टू अना, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई अना डिड इट, एंड आई वाज होपिंग कि इस वाली एपिसोड में कुछ हमें एक्सप्लेनेशन देंगे या बैकग्राउंड देंगे, कुछ इसके पीछे कुछ स्टोरी रखेंगे या कुछ इसकी सेंस बनाएंगे कि अना ने ऐसा क्यों किया। क्या वो ब्लैकमेल हो रही थी? क्या उसको दुनियापुर इतना अजीज़ था? क्या चीज़ थी या उसकी स्कीम थी? क्योंकि अना के अंदर आपने एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया था, अना वॉज इंटरेस्टेड इन शामिर ऑल्सो। तो अब जब अना ने ये शामिर से बिट्रेल किया है और पकड़ा है, तो मुझे उसकी लॉजिक नहीं समझ आ रही। सो आई थिंक द ड्रामा रियली नीडेड टू एस्टैब्लिश an aspect about Anna which justified what she did। या तो ये कि उसको दिखाते कि दुनियापुर से उसको भी पावर का नशा आ गया, या फिर उसको दिखाते कि उसके बाप ने उसको ब्लैकमेल किया है। 4 भाइयों की डेथ एंड देयर वाज नो जस्टिफिकेशन। आई रियली कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई अना डिड इट, क्योंकि अना के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर था। अना भी चाहती थी कि खून खराबा कम हो जाए। जब ज़मीर ने उसको एक दफ़ा पहले बोला था किसाई को मारने से पहले, तो उसने कहा था कि ऐसा तरीका नहीं है कि कुछ हम लोगों को ना मारें, तो ज़मीर ने उससे कहा था कुछ ऐसा तरीका नहीं है। तो आपने एक बिल्कुल ऑपोजिट साइड अना की इस्टेब्लिश की हुई थी, और नाउ फॉर द सेक ऑफ सेंसेशनलिज्म एंड गेटिंग अस शॉक्ड यू शोड समथिंग अबाउट अना विच डज नॉट मेक सेंस टू मी। तो आई रियली विश कि जब हम स्क्रिप्ट देखते हैं तो हम देखा करें कि कैरेक्टर्स जो कर रहे हैं क्या वो एक्शंस जस्टिफाइड हैं या नहीं है। वो मुझे नई चीज़ अच्छी लगी। मीर हसन पे बहुत तरस आ रहा था, बट अगेन मीर हसन के कैरेक्टर में कोई ग्रोथ ही नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। अभी भी वो गया अपनी बीवी के सामने रो रहा है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं करना चाहिए। अरे भाई गेट अप, प्लीज़ ग्रो अप, यू आर अ पुलिस मैन। आई वुड हैव लाइक मीर हसन टू लाइक ही स्टेड एंड ही हर्ट के उसको वो कॉल करता है नवाब और नौरोज़ आदम को कॉल जब आती है, तो आई लाइक इट कि वो 2 मिनट के लिए रुका, उसने कॉल सुनी कि क्या हुआ, और वो नौरोज़ आदम को कहता है कि आपको नहीं जाना चाहिए। बजाय इसके कि वो रोए धोए, आई वुड हैव लाइक्ड हिम कि वो खड़ा हो। आई नो अगली एपिसोड का प्रोमो मैंने देखा है, उसमें वो करेगा, लेकिन ये अभी दिखाना चाहिए था। सो आई फील बोथ शामिर एंड मीर हसन वो कर ही नहीं पा रहे हैं जो हम उनको करते हुए देखना चाहते हैं। अना एक फुल स्पीड पे आप लेके जा रहे हैं, मीर हसन और शामिर को आप खड़ा ही नहीं होने दे रहे हैं। तो ये बैलेंस हो सकता था। फिर भी ड्रामा अच्छा लग रहा है बिकॉज ऑफ द सरप्राइजेस, मज़ा आ रहा है। वो जो उनकी कज़न है रोती धोती, उनका ना मुझे पहले सर पैर समझ आ रहा था ना अभी सर पैर समझ आ रहा है। एंड आगे जाके आई होप उस कैरेक्टर की कुछ ज़्यादा वक़्त या कुछ वैल्यू नज़र आए। इस वक्त तो that character is just a nuisance right now. Nobody wants to listen or see that character or hear her. So I really wish कि हम characters को और actors को ऐसे वेस्ट ना किया करें, उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें। मतलब उसके बाप की डेथ की न्यूज़ आई, उसके बाप की डेथ पे शामिर ने भी रिएक्ट नहीं किया और हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। लाइक साइड पे हम देखें शामिर और अना का क्या होगा। अना और शामिर का फेस टू फेस अभी तक नहीं हुआ है सामना, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि जब वो सामने देखेगा तो वो क्या बोलेगा और वो क्या बोलेगी। अच्छा जी, तो जो नवाब साहब की वाइफ हैं वो पहुंच गई, सेकंड वाइफ जो है या थर्ड वाइफ है जो भी, वो पहुंच गई हैं नौरोज़ आदम के घर। और वहाँ पे मतलब वो किस दुनिया में थी, उसको लग रहा था वो भूल गई थी कि निम्रा है। मैं भी भूल गई थी एक्चुअली कि निम्रा वहाँ है। जब निम्रा आई ना तो मैंने कहा अब बच्चा, और कैसी वो मतलब झूठी वो कैरेक्टर है कि उसने कहा मैं तो उसके साथ बहुत अच्छी थी। आई एम वंडरिंग क्या निम्रा वाकई उसके साथ वो सब करेगी जो उसने निम्रा के साथ किया, और निम्रा उसकी ज़िंदगी को मुश्किल बनाएगी। एंड अम्मा कुछ चीज़ें ना मुझे अजीब सी लगती हैं कि अम्मा ने पूछा नहीं बेटी से अभी तक कि तुम्हारे साथ वहाँ पे क्या हुआ, और अम्मा ने ये नहीं सोचा कि ये नवाब की बीवी है तो ये भी तो किसी ना किसी तरीके से शामिल होगी इसमें। और एक उनकी ज्वेलरी क्यों नहीं ख़त्म होती। आई विश के दे वुड टेक ऑफ द ज्वेलरी, अभी आ रही है कहीं से तो कम वो करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें विच रियली यू नो आपको थोड़ा सा बॉदर करती हैं। बट अदर देन दैट आई थिंक दुनियापुर की एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत मज़ा आ रहा था। मिलिट्री ऐसे करके बैठी हुई थी, मुझे शामिर के लिए बहुत दुख और बहुत अफसोस महसूस हो रहा था। एंड शामिर इज़ डेफिनेटली अ कैरेक्टर हु इज़ विनिंग आवर हार्ट्स। थर्ड ड्रामा इज़ ए इश्क जुनून। आई थिंक इस बार की दोनों एपिसोड्स बहुत मज़े की थी। एंड सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि राहिम और आफिया अब फेस टू फेस हैं। बट आई वॉन्ट टू नो क्या राहिम जो है वो राहिम आफिया से क्यों इतना पंगा ले रहा है, जो वो डाइनिंग टेबल पे बातें बोल रहा है और जो वो जगह जगह भी आफिया को बोल रहा है। उसकी कोई प्लानिंग तो है, लेकिन अच्छा वो बीच में खेल रहा है, खुल के भी नहीं खेल रहा और बिल्कुल छुपावा भी नहीं है। कुछ ना कुछ बाप के सामने ऐसी चीज़ें बोल देता है जिस पे बाप भी चौंकता है, और वो आफिया को भी हिंट दे रहा है कि आई एम नॉट सिटिंग बैक। तो अब स्टोरी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है।
आई वॉज थिंकिंग कि शायद फ़ारूक और राहिम की नहीं बनेगी, लेकिन फ़ारूक जब उसके ऑफिस आया तो राहिम ने उससे अच्छे से भी बात की, लेकिन फिर राहिम ने उसको अपनी जगह पे भी रख दिया। उसने कहा एक तो ये कि मैं अब किसी का लिहाज नहीं करूँगा, मैं वो करूँगा जो मुझे करना है। फिर उसने फ़ारूक को बोला भी कि आप एमन के साथ क्यों बुरा करें, और उसको क्लियरली उसने बता दिया है। तो राहिम की जो ये साइड अब नज़र आ रही है, आई एम लाइकिंग इट। पूरा उन्होंने सिम्बॉलिकली उसको दिखाया दैट ही कम्स, ही शेव्स ऑफ हिज हेयर एंड ही टेक्स अ शावर एंड ही इज़ अ न्यू राहिम नाउ, जिसने सब चीज़ें पीछे कर दी हैं एंड ही इज़ रेडी टू टेक रिवेंज, और वो एक पूरा प्लान कर रहा है। डज़ ही नो अबाउट एमन्स मेमोरी लॉस, क्योंकि उसने एक जुमला बोला था कि फ़ारूक को कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो मेरा और एमन का हुआ है। तो क्या उसको एमन के लिए फ़ील होता है, उसको एमन के बारे में पता है मेमोरी लॉस का, क्या वो उसको डिस्काउंट दे रहा है, या फिर ये भी उसके सारी गेम का हिस्सा है और वो एमन से अब शादी करके बदला लेगा, और क्योंकि एमन की गवाही नहीं उसको वहाँ डाला है और उसको ये पता है कि जमाल तो कल्प्रिट नहीं है। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है और पेस भी फास्ट है। आई डू फाइंड ऑल द डायलॉग्स, ऑल द कॉन्वर्सेशंस बिटवीन एमन्स पेरेंट्स एंड जमाल्स पेरेंट्स एंड उसकी बहन बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं और यूज़लेस लगते हैं, क्योंकि अगर मैं इसी ड्रामे को कंपेयर करूं जाने जहाँ से, तो वहाँ पे हमें डायलॉग्स चाहे वो हारिस वहीद के कैरेक्टर के होते हैं या वो किसी और कैरेक्टर के होते हैं, हमें बोरिंग नहीं लगते थे। बट यहाँ पे द डायलॉग्स आर टू लॉन्ग एंड टू बोरिंग एंड यू डोंट वांट टू हियर सच टॉक्सिसिटी के बहन आके अपनी बहन को सुनाई जा रही है एमन की बहन, एंड यू लाइक भाई क्या है, तुम्हें नहीं पता ये तुम्हारी बहन है, तुम नहीं जानती इसका कैरेक्टर, तुम नहीं जानती ये कौन है। तो मुझे लगता है कि जब हम ड्रामों की स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए इनको, और वो अपनी बहन के अगेंस्ट ना भी जाए, शक ना भी करे, तो ड्रामे की स्टोरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेन स्टोरी जो है वो एमन, राहिम, आफिया और शहरोज़ के दरमियान है। शहरोज़ अनदर कैरेक्टर, आई फील शुजा असद को हमने बिल्कुल वेस्ट किया हुआ है इस ड्रामे में। हम ना उनका स्क्रीन टाइम है, ना उनके कैरेक्टर में कोई डेवलपमेंट हो रही है, ना उनका कैरेक्टर वापस आया है, बस इक्का दुक्का सीन होते हैं जिधर वो बस एक एक्सप्रेशन छोटा सा दे देते हैं। ही इज़ अ रियली टैलेंटेड एक्टर एंड आई थिंक एंड आई वाज होपिंग कि इसमें शहरोज़ की बहुत बड़ी कोई कॉन्स्पिरेसी या कहानी होगी, लेकिन उसके बजाय आफिया इज़ द वन। तो आई फील although I'm a fan of Irsa Ghazal and Afia's character is मज़े का, I feel it could have been balance between Afia's character and Shero's character, क्योंकि देखिए आप एक एक्टर को ले रहे हैं, अब मैं तन्मय नीलो नील देखूँ तो मुझे लगता है वहाँ पे शुजा को कितने अच्छे से यूज़ किया हुआ है, एंड आई जस्ट फील बैड दैट एक एक्टर जिसमें इतना पोटेंशियल है, हमें उसको कैरेक्टर जब हम देते हैं तो उसको पूरा उसका पोटेंशियल यूटिलाइज़ करना चाहिए, बिकॉज वो एक्टर एक कैरेक्टर को बहुत मज़े का बना देता है, जैसे कि शुजा ने कुछ शुरू के एपिसोड्स में बनाया था। अब फिर एक मोनोटनस आपका ट्रैक चलता है और ज़्यादा आपको नहीं मज़ा आता। अगेन ड्रामे में टू मैनी कॉन्वर्सेशंस, जो माहीन के माँ और बाप की, वो मुझे नहीं समझ आ रही, वाई डू वी हैव टू लिसन टू दोज लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस। आई रियली विश दे वुड बी कट ऑफ। आई नो मीर साहब जो हैं, जो माहीन के अब्बा हैं, वो एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था कि वो भी लगे में वो कह रहे हैं मैं राहिम को छोड़ूंगा नहीं, तो वो लेकर आए हैं इस साइड से अपने लॉयर को और वो एमन को फंसा रहे हैं। अब क्या वो एमन से जब वो लॉयर कंफर्म करता है कि वाकई क्या राहिम अली नवाज़ ने तुम पे अटैक किया था, वॉज ही रिकॉर्डिंग इट और डज ही जस्ट वांट टू कंफर्म कि हाँ हमारा केस सॉलिड होगा, इसलिए वो ये सुनना चाह रहे थे, ये मुझे समझ नहीं आया। बिकॉज ही जस्ट वो गाड़ी से बैठ के उसने एक ही बात पूछी और ही वॉज लाइक येस शी कन्विंस शी हैज़ गिवन द गवाही कि राहिम अली नवाज़ था। तो ये थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है और मुझे बट इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। अब्बा क्या चाह रहे हैं अली नवाज़ साहब, मुझे नहीं समझ आ रही। क्या उनका ख्याल है कि वाकई राहिम ने ये किया है, क्योंकि उन्होंने राहिम को छुड़ा तो लिया है बट वो राहिम से सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे हैं, राहिम को सुना भी रहे हैं, राहिम पे यकीन भी नहीं कर रहे हैं। तो या तो वो स्टक है बिटवीन आफिया एंड राहिम, या फिर उनको याद आना चाहिए व्हाट आफिया इज़ रियली केपेबल ऑफ एंड ही शुड गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू राहिम मे बी, बट आपने ये चीज़ क्लैरिटी से नहीं दिखाई, तो मुझे बड़ा डिस्टर्ब करती है, बॉदर करती है और मुझे समझ नहीं आती। बिकॉज आई एम लाइक या तो भाई एक साइड को ना, जैसे राहिम इज़ क्लियर नाउ, अगर राहिम कुछ कर भी रहा है तो आप क्यूरियस होते हैं, लेकिन अली नवाज़ क्या चाह रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रही है। बाकी एमन कंफ्यूज्ड है, एमन का कैरेक्टर आई एम होपिंग कि विल ग्रो, विल सी सम डेवलपमेंट देयर और कुछ कहानी आगे बढ़ेगी। जमाल जो है वो चले गए, थैंक गॉड कि एमन को ख्याल आया कि वो जाके जमाल से बात करें। अच्छा, एमन के अब्बा जो है वो जाके जमाल और उसकी अम्मा से क्यों नहीं पूछते कि भाई ठीक है, अगर तुमने किसी भी वजह से लिया है इल्ज़ाम अपने सर पे, हम तुम्हें अगर कह रहे हैं तुमने नहीं किया, तुम मेरी बेटी का कैरेक्टर क्यों ख़राब कर रहे हो? वाई इज़ ही सेइंग कि एमन जो है वो राहिम के पीछे थी? ये मुझे नहीं चीज़ समझ आई। अब्बा बिल्कुल नहीं कुछ बोल रहे। शुक्र है कि अम्मा ने बोला कि भैया आप जाके अपनी बहन से और अपने भतीजे से पूछें
कि वो लोग ये क्यों कर रहे हैं, और ईमन क्यों जमाल के अगेंस्ट नहीं सोच रही, ये भी नहीं मुझे समझ आ रही. सो इंटरेस्टिंग कहानी है. आई एम वेटिंग टू सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन इश्क जुनून. नेक्स्ट ड्रामा है मेरी तन्हाई. मेरी तन्हाई की पहली एपिसोड आई फीचरिंग अजान समी खान, और उसमें बहुत बड़ी कास्ट है, और कुबरा बिल्कुल लास्ट में हमें नज़र आई थी. मेरी तन्हाई अच्छा इंटरेस्टिंग है. पहली एपिसोड में कुछ इतना ज़्यादा नहीं कह सकती, मुझे इंटरेस्टिंग लगा था, और देयर वाज ओवरऑल समथिंग अबाउट द ड्रामा जो जिसने आपका इंटरेस्ट पकड़ के रखा हुआ था, और आप देख रहे थे, बोर नहीं हो रहे थे. मुझे ऐसा लगा. एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो अजान समी खान की लुक्स थी. उनकी लुक थोड़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू हिज अदर ड्रामा जो चल रहा है अभी हम टीवी पे, तो उनकी लुक डिफरेंट थी. आई रियली लाइक हिज वार्डरोब. इनफैक्ट मैं पूरे वक्त यही देख रही थी, मैं कहा ये कुर्ता अच्छा है, नॉट बैड, दिस स्टाइल इज़ नाइस, ओ दिस इज़ लुकिंग नाइस. सो आई रियली लाइक द एफर्ट दैट ही हैज़ पुट इन. दूसरा उनके और जो उनके साथ जो उनकी कज़न मलीहा, खिज़र और मलीहा, खिज़र के साथ मलीहा का जो कैरेक्टर है हु इज़ यंगर देन हिम, एंड दोनों कज़न्स की नोकझोंक दिखाई है. हमेशा मुझे इशू होता है कि जो कज़न्स की नोकझोंक होती है ना, वो इतनी कोई आर्टिफिशियल और बिल्कुल लेम लग रही होती है, लेकिन ये इतनी बुरी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त भी नहीं है, बट सम हाउ इट्स नाइस, इट्स नॉट बैड. मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मुझे थोड़ा सा लाइक ओके ठीक है चल रहा है, यू नो. अच्छा, जब मलीहा से शादी का बोला, खिज़र की अम्मा बने, खिज़र जो है वो बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने, अम्मा अब्बा उनकी बात नहीं मानते हैं और फिर नाराज़ हो जाते हैं. फिर दादा मना लेते हैं, अम्मा अब्बा को राज़ी कर लेते हैं, तो अम्मा कहती हैं तुम निकाह करके जाओगे, और उसके लिए वो अपनी कज़न को मलिया को ढूंढते हैं. तो भाई वो मलिया से शादी नहीं करना चाहते, लेकिन जब वो केक काट रहा होता है तो वो मलिया का हाथ पकड़ के केक काटता है. ये मुझे नहीं समझ आई. सॉरी, मे बी आई एम टू ओल्ड फैशन. आई डोंट थिंक इफ कजन्स आर फ्रेंड्स इवन तो वो साथ पकड़ के केक काटते हैं. केक यूजुअली आप उसी का हाथ पकड़ के काटते हैं जिससे आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हो. एम आई राइट और रॉन्ग? कुछ सुन रहा है मुझे ऑफिस में? मैं सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? सही कह रही हूँ ना मैं? मेरे ऑफिस वाले भी कह रहे हैं आप सही कह रही हैं. आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं क्या मैं सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? बिकॉज आई वॉज कन्फ्यूज देयर कि होना तो इनका कुछ कुबरा के साथ सीन है जो प्रोमो से देखा है, तो ये अभी हाथ पकड़ के मलिहा का क्यों ये खिज़र साहब जो है वो केक काट रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ आई. फिर उन्होंने अम्मा को भी, ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी इनिशियली, फिर वो कन्विंस हो जाता है. और फिर जो इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी, वो मलिहा से कहता है कि मैं तुमसे वादा नहीं कर रहा, बट मैं इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करूँगा. सो आई एम क्यूरियस टू सी आगे जाके बाहर जाके उनका दिमाग कैसे चेंज होगा. आई डू होप कि इट्स नॉट अ ग्रे कैरेक्टर, हमें बेवफाई या बिट्रेयल नहीं देखनी है, एंड ही डजन वो मलिया को धोखा नहीं दे, क्योंकि वो एक तो वो एक्ट्रेस मुझे अच्छी लग रही हैं और मेरा कुछ दिल जो है ना वो सॉफ्ट हो गया मलिया की तरफ. तो आई होप कि नहीं हो. बाकी अली चाचा जो हैं उनकी कोई स्टोरी है बैक में जो समझ आ रही है, और वो ऊपर से देखते हुए भी मंगनी की दफ़ा कि क्या हो रहा है, क्यों सब लोग इतने खुश हैं, तो वो स्टोरी भी क्यूरियस हूँ. मैंने इतने ज़्यादा प्रोमोज नहीं देखे तो मुझे नहीं पता, बट ओवरऑल मुझे ड्रामा अच्छा लगा, परफॉर्मेंसेज अच्छी थी, कास्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो लेट्स सी मेरी तन्हाई में आगे जाके क्या होता है. ओके जी, उसके बाद है बिस्मिल. बिस्मिल आई एक्चुअली वांट टू डू इट विद शाजिया, बट मैं थोड़ा सा टच कर लेती हूँ, मे बी हम बिस्मिल को दोबारा करें. बिस्मिल में मुझे एक इशू हुआ ऑलमोस्ट टिल द एंड ऑफ द, आई थिंक एंड के 5 मिनट तक तो ऐसा ही लग रहा था कि आपने सिर्फ मासूमा को ही मुलजिम करार दिया और आपने कहा सारा कसूर मासूमा का है, सो मासूमा हैज़ टू पे. उसका बच्चा भी ले लिया, उससे पैसे भी ले लिए, शी हैज़ गॉन क्रेजी ऑलमोस्ट, यू नो. उसकी सारी इन्वेस्टमेंट्स में पता चला कि तौकीर जो था वो इन्वॉल्व थे और वो धोखा दे रहे थे. तो पूरा आपने ब्लेम रख दिया औरत पे, और मर्द जिसका ये डिसीजन था कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के शादी करूँ, उसको आपने साइड पे कर दिया. लेकिन खैर फिर सेविंग ग्रेस ये हुई कि रिहाम ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, खुला के पेपर्स हैं एंड आई कैन नॉट एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मुझे तुम्हें देख के गुस्सा आता है. तो मुझे ये खुशी हुई कि ठीक है फिर भी रिहाम ने कुछ किया और तौकीर भी इज़ नॉट लिविंग अ हैप्पी लाइफ. बट आई डू स्टिल फील द ड्रामा सम हाउ मेड इट ऑल अबाउट मासूमा, कि वो मासूमा की गलती थी और वो मासूमा ज़्यादा कसूरवार है देन तौकीर. बिकॉज तौकीर के साथ जो हुआ है या जो हो रहा है, मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ. शायद मासूमा के साथ जो हो रहा है उसको देख के थोड़ा सा मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन है कि हाँ इसने ये किया था तो इसके साथ बुरा हुआ. आई एम सॉरी, मे बी बहुत ही नेगेटिव बात बोली हूँ, बट एज व्यूअर्स जब कोई किसी के साथ बुरा करता है, आई वांट टू सी कि उसके साथ बुरा हो. जब किसी के साथ ज्यादती होती है, आई वांट टू सी दैट पर्सन विनिंग, राइट. मोहब्बत करने वालों को मिलते हुए देखना चाहते हैं, टॉक्सिक लोगों को सज़ा मिलते हुए आप देखना चाहते हैं. तो मैं चाहती थी कि मासूमा और तौकीर का कुछ ना कुछ ज़रूर हो. एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू सी रिहाम getting some sort of closure, going forward somehow in life. Maybe वो कुछ चैरिटी करती, शायद वो अपना बिजनेस कर लेती या कोई डायरेक्शन ढूंढ लेती. बस ओपन एंडेड छोड़ दिया. मुझे ये लगता है ये होना चाहिए था. तौकीर के साथ इससे ज़्यादा बुरा होना चाहिए था. इनफैक्ट अब तो उसको आपने बच्चा दे दिया.
ही उसके पास तो उम्मीद है, होप है जीने की। मतलब आप अकेले जिए ना तन्हाई में, रोज़ आप एक रिग्रेट के साथ जिए। अब तो जब मुझे लगता है कि मोहब्बत या बच्चे जो होते हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब तो आप उस बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, यू आर बिजी ग्रोइंग विद दैट चाइल्ड, सो यू आर एक्चुअली हैविंग अ गुड लाइफ। और आपकी जो इतनी सल्तनत है वो उसके लिए भी आपको कोई मिल गया, और आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए भी सहारा मिल गया। या तो फिर ये दिखाते कि वो बच्चा भी छोड़ के चला जाता, तौकीर को टाइम लैप्स में ये दिखाते, ये नहीं हुआ। लीगली कैसे वो मासूमा से ले सकता है ये भी मुझे समझ नहीं आई। सो जहाँ बिस्मिल ने मुझे बहुत जगह पे सेटिस्फाई किया, बहुत जगहों पे मुझे लगा कि ड्रामा इससे बहुत बेहतर हो सकता था, और उसकी मैसेजिंग पे मुझे डेफिनेटली बहुत बहुत प्रॉब्लम है। मासूमा का सिर्फ कसूर नहीं था, वो बंदा जिसने ये डिसीजन लिया था उसका भी कसूर था, और बहुत बड़ा कसूर उसका था। वो तो उससे उम्र में भी बड़ा था, उसका तो एक्सपीरियंस भी ज़्यादा था। ही शुड हैव स्टॉप्ड हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग ऑल ऑफ दिस, सो ही शुड बी पनिश्ड मोर देन मासूमा। दैट्स व्हाट आई थिंक, यू नो। हम सिर्फ मासूमा को पकड़ के नहीं कर सकते, रेहाम का ज़्यादा बेहतर मैं देखना चाहती थी। तो दैट्स माई छोटा सा रिव्यू फॉर दिस। वो थोड़ा सरप्राइजिंग था और नहीं भी था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये से बदला ले रहा है, तौकीर शामिल होगा उसके साथ, उसके कज़न के साथ, ये थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी। तो चले वहाँ ड्रामे ने एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ ली, बट शायद मैं इतना तवज्जो नहीं दे रही थी। आई थिंक बाकी आसपास के लोग तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। बिस्मिल पे आई विल स्पीक टू शाज़िया नेक्स्ट टाइम इफ शी वांट्स टू ऐड, बट दिस इज़ माई फीडबैक ऑन बिस्मिल। लास्ट में है शार्क टैंक। सो शार्क टैंक मज़े का होता है। इस बार समहाउ इतना मुझे मज़ा नहीं आया। आई थिंक कुछ ज़्यादा फाइट्स हो गई थी, वो भी इंटरेस्टिंग था कि एक के बाद जो है वो शार्क जो है वो ऑफ़र दे रहे हैं। प्रोडक्ट्स बहुत डिफरेंट मुझे नज़र आए, लाइक द रोबोट्स, और वो जो H2O का था पानी बनाने का, वो बहुत इम्प्रेसिव था, हार्ट वार्मिंग था। उसको देख के आपको उम्मीद होती है अच्छा यार लोग बाकी बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। देन टी शर्ट्स वाले जो थे उनका मुझे नहीं समझ आए। आई डू फील दैट मे बी दे डिड जस्ट कम टू गेट माइलेज, जो सारे शार्क्स कहते हैं, बट आई एम सेइंग कि शायद वो माइलेज लेने ही आ रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको अच्छी ऑफर हो रही थी। 75 या 70 lakhs उन्होंने कुछ बोला था ना, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्केल योर बिजनेस अप इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस, जहाँ आपकी यूनिट कॉस्ट एक्चुअली काफ़ी कम है। तो 75 lakhs कुड हैव बीन यूज टू अ लॉट ऑफ यूज़। तो लेकिन उन्होंने किसी भी शार्क की उसको वो नहीं किया। 3.5% इक्विटी वाकई बहुत कम थी मुझे लग रहा था, बट इंटरेस्टिंग था, मज़ा आ रहा था सुनने को, एंड यू लर्न अ लॉट। एंड शार्क्स की आपस में जो हो रही है वो एक चीज़ होती है जो मज़ा आता है देखने का। और शुरू में तो सिर्फ अलीना और राबील की हो रही थी, अब तो एक्चुअली उन सब में लगने शुरू हो जाती है। वो सब जो पहले से थे वो भी अक्सर आपस में लड़ रहे होते हैं। शार्क टैंक अच्छा मज़े का होता है, एजुकेशनल होता है। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर देखिए। आई रियली लाइक इट, आई लुक फॉरवर्ड टू इट कि अच्छा किसकी पिच है, क्या होगा, कौन किसको कितना इम्प्रेस कर सकेगा, कितने कामयाब होंगे। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस ड्रामा गप। आई होप आप लोगों को रिव्यू सुन के मज़ा आया हो। अपने कमेंट्स ज़रूर नीचे लिखिए। वी विल बी रीडिंग योर कमेंट्स, एंड नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह शाज़िया विल जॉइन अस। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।